चलिए, तो देखो पिछले क्लास में अपन ने कुछ पढ़ा था, याद होना चाहिए। हमने क्या पढ़ा था बताओ? मादा भाग पढ़ा था। नर भाग यानी कि अपन ने क्या पढ़ लिया था बताओ? पुमंग पढ़ लिया था, पुमंगी का पुंकेसर पढ़ लिया था, और उसके अंदर नर एवं कैसे बन रहे थे सारी बातें जान ली है। ठीक है, याद है आपको? अब हम पढ़ रहे हैं मादा भाग। तो मादा भाग को मैंने आपको बताया था, देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पौधे अपने समान संतान उत्पन्न कैसे करते हैं, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए आपके पास नर युग्मक होना चाहिए और मादा युग्मक होना चाहिए। नर युग्मक कहाँ बनते हैं? नर भाग के अंदर बनते हैं। मादा युग्मक कहाँ बन रहे थे? मादा भाग के अंदर बन रहे थे। मैंने आपको पुष्प पढ़ाया था, उसके 4 भाग बताए थे, बादलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग। नर भाग को पुमंग कहते थे, मादा भाग को जायंग कह रहे थे। तो पर को मादा भाग पढ़ना है। नर भाग में बता चुका हूँ कि आपको नर भाग के अंदर कैसे पराग कण बन रहे थे, और पराग कण के अंदर 2 नर युग्मक कहाँ से बनते थे। आपको याद है होना चाहिए कि जो पराग कण होता था उसके अंदर 2 कोशिकाएं होती थी, एक कायिक कोश का और दूसरी जरण कोश का। जरण कोश का में कौन सा व्यवयन होता था? समसूत्र। उससे क्या बनते थे? 2 नर युग्मक बनते थे। याद है आपको? तो हम क्या पढ़ रहे हैं आज? हम मादा भाग पढ़ रहे थे, और मैंने कल इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो मादा भाग में आपको देखा था मुख्य रूप से 3 भाग थे, है ना? इसको बेटा इसकी इकाई को अपन क्या कह रहे थे? स्त्री केसर कह रहे थे, और इसके 3 भाग थे। इसको क्या कहते थे? वर्तिकाग्र। इसको क्या कहते थे? वर्तिका। इसको क्या कहते थे? अंडाशय। और इसको क्या कहते थे? बीजांड। याद है ना आपको? तो आपने 3 भाग पढ़े हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? वर्तिका, अंडाशय, और इसके अंदर क्या होता है? बीजांड। तो आज हम इस बीजांड को थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि इस अंडाशय के अंदर बीजांड कैसे जुड़ा था। अब जानते हैं कि इसके अंडाशय कोष्ठक होते थे, याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था। इस अंडाशय के अंदर क्या होता था? ऐसे याद करो, अंडाशय कोष्ठक थे। अंडाशय कोष्ठक देखो, ऐसे आपको अंडाशय कोष्ठक नजर आ रहे थे। यहाँ पर ये क्या था? अपरा था, अपरा कल पढ़ा दिया था वही मैंने। और यहाँ पर एक कौन जुड़ा था? बीजांड। बीजांड इस तंतु द्वारा जुड़ता है, इसको क्या कहते हैं? ये बीजांड है। देखो ये अंडाशय था, ये जो कोष्ठ है 1 2 3 4, इनको अंडाशय कोष्ठक कहते हैं। और ये धागे जैसी संरचना बनाई है, इसको कहते हैं अपरा या प्लेसेंटा। कल पढ़ाया था मैंने अपरा या प्लेसेंटा। और एक कौन है? वो बीजांड। ये बीजांड जिस संरचना द्वारा इस अपरा से जुड़ता है, इसको क्या कहते हैं? बीजांड ग्रंथ कह रहे थे, कल बताया था मैंने आपको। और जिस पॉइंट में जुड़ता है उसको क्या कह रहे थे? नाभिका कह रहे थे, नाभिका। क्लियर? मैंने आपको बताया था कि एक अकेला है तो एक अंड भी, मोनोकार्पुलरी ओवरी, और एक से ज्यादा है तो बहुअंडपी। ठीक है, पढ़ाया था। फिर बहुअंडपी भी आपकी अलग अलग प्रकार की, बहुअंडपी जुड़ी है तो क्या कहते थे? युक्तांडपी। और अलग अलग है तो क्या कहते हैं? अलग अलग है तो विक्तांडपी कहते थे। क्लियर? तो आपने देखा विक्तांडपी के 2 उदाहरण थे। विक्तांडपी के 2 उदाहरण थे ना, कौन कौन से? विक्तांडपी का उदाहरण क्या था? माइचेलिया। और इक्तांडपी का उदाहरण क्या था? पढ़ाया था। चलो पहले अपन जो पढ़ लिया है ना, उसको एक बार किताब से रीडिंग कर लेते हैं, या फिर मुझे इसको आगे पढ़ाना तो एक बार एक साथ ही किताब से रीडिंग करा देंगे। ठीक है, चलो। तो अभी आपने क्या देखा? ये बीजांड देख रहे हैं आप। अब मैं इस बात को बता रहा हूँ कि इस बीजांड के अंदर, इस बीजांड जो है ना, इसके अंदर मादा युग्मक कैसे बनता है। ये बीजांड है, इस बीजांड को थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, और इसके अंदर मादा युग्मक यानी कि अंडकोश का कैसे बनती है, हमको ये पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो मैं आपको कल पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लास में ऑलरेडी, मालूम है आपको? तो अपना क्या काम करता है? अपना बेटा इसको जोड़ के रखता है। क्लियर? इसको ये वो संरचना जहाँ पर ये बीजांड इसमें जुड़ा रहता है। क्लियर है ना? ठीक है, सुनो। तो ये तो अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन इसकी बात कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है ना? इसके अंदर अपन बात कर रहे हैं कि जो बीजांड है ना, वो किस तरह से इस पर जुड़ा रहता है, वो पढ़ना है। तो सुनो, तो ये अपन ने पढ़ा अभी जस्ट, यही पढ़ा था। क्लियर? इसको क्या कह रहे थे अपन? अंडाशय। अंडाशय आगे चल के क्या बनाता है? फल। और एक कौन है? बीजांड। बीजांड आगे चल के क्या बनाता है? इसमें पढ़ाया था मैंने। निषेचन के पश्चात परिपक्व अंडाशय फल कहलाता है, निषेचन के पश्चात परिपक्व बीजांड बीज कहलाता है। अब जो बीजांड है ना, ये बीजांड है। क्लियर? पुष्प आप देखना, गुड़हल का फूल देखना, उसमें से फूला हुआ भाग दिखता है, इसको अंडाशय कहते हैं, और उसके अंदर होता है बीजांड। मैं दिखाऊंगा आपको फल, है ना? अब इस बीजांड को थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब इसको अपन बाहर निकालेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा जी? ऐसा दिखाई देगा कुछ। ये भाग अपन को थोड़ा सा ऐसा भाग दिखाई दे रहा है, ऐसा, या थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ।
ये बिल्कुल ऐसा दिख रहा है, ऐसा, ठीक है। और इनको कहते हैं अध्यावरण। क्या कहते हैं बताओ? अध्यावरण। ये अध्यावरण है बेटा। अध्यावरण माने आवरण है। ये बीजांड को सुरक्षा करने वाले आवरण है, जो किसको सुरक्षा दे रहे हैं? ये बीजांड को सुरक्षा दे रहे हैं, इसलिए इनको अपन अध्यावरण कह रहे हैं। क्या कहते हैं बताओ? अध्यावरण, ठीक है। तो किसको सुरक्षा देते हैं? ये बीजांड को सुरक्षा देते हैं, अध्यावरण कह रहे हैं। तो ये बाहर वाली अध्यावरण और ये अंदर वाला अध्यावरण, दो अध्यावरण हो गए। अब इसके अंदर, और ये है पूरा क्या? ये बीजांड है। ये पूरा क्या बताओ? ये जो बीजांड इसके अंदर था ना, ये इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने देखा कि इस बीजांड में मुझे दो आवरण नजर आ रहे हैं, इनको मैं अध्यावरण कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? अध्यावरण। और ये अध्यावरण आगे चल के पता है क्या बनाते हैं? ये बीज का आवरण बनाते हैं, बीज का छिलका बनाते हैं। इससे पूरा का पूरा बीजांड बीज में बदलेगा ना, तो जो अध्यावरण किसमें बदल जाते हैं? बीज की आवरण में। ये किसमें बदल जाते हैं? बीज के आवरण। तो ये अध्यावरण हो गए दो। अब इसके अंदर एक ऊतक भरा होता है, इसके अंदर एक ये ऊतक है, ऊतक समझ रहे हैं? कोशिकाएं भरी हैं, कोशिकाएं, इसको अपन कहते हैं बीजांडकाय। क्या कह रहे हैं? बीजांडकाय। ये बीजांडकाय है ना, बीजांडकाय। और ये दोगुणित कोशिका, इसके अंदर ये अध्यावरण है। अध्यावरण के अंदर आपने देखा तो डॉट 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 जो ऊतक भरा हुआ दिखाई दे रहा है, इसको क्या कह रहे हैं? बीजांडकाय। और इस बीजांडकाय में से ये आगे चल करके इसमें से कुछ कोशिका बदल जाती हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इसमें से कुछ कोशिका बड़े आकार की हो जाती हैं और इनको क्या कहने लगते हैं? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। कौन सी कोशिका जल्दी बताओ? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। तो आपने देखा कि ये अध्यावरण के अंदर हमने देखा तो यूपक मिला, इसको क्या कह रहे हैं अपन? इसको अपन क्या कह रहे हैं? बीजांडकाय। बीजांडकाय में से कुछ कोशिका आगे चलकर बड़ी हो जाती हैं, इनको क्या कहने लगे? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अब जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है ना, ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में बेटा होता है अर्धसूत्री विभाजन। इसको अपन गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं, मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। मेगास्पोर मदर सेल, ये मेगास्पोर मदर सेल है ना। गुरु बीजाणु की मात्र कोशिका है, इसका मतलब क्या बनाती है? गुरु बीजाणु बनाती है। इसलिए नाम क्या पड़ गया? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। अब इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। और इस अर्धसूत्री विभाजन से यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। और इस अर्धसूत्री विभाजन से यहाँ पर क्या बनते हैं? यहाँ पर बनते हैं गुरु बीजाणु। क्या बनते हैं बताओ? गुरु बीजाणु बनते हैं। तो ये अर्धसूत्री विभाजन हुआ, इससे यहाँ पर बन रहा है गुरु बीजाणु। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। ये जो बन गए ना ये चार, ये क्या बन गए बताओ? इसको अपन गुरु बीजाणु कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं जल्दी बताओ? गुरु बीजाणु, ठीक है। इसको अपन गुरु बीजाणु कह रहे हैं, गुरु बीजाणु। तो ठीक है, एक क्या कह रहे हैं इनको बताओ? गुरु बीजाणु कह रहे हैं। तो आपने देखा, देखो दोबारा से मैं बता देता हूँ सारी बात है। अपन क्या पढ़ रहे थे? देखो ये मादा भाग था, इसका नाम स्त्री केसर था। क्या नाम था? स्त्री केसर। और स्त्री केसर के अंदर आपने देखा अंडाशय है, अंडाशय के अंदर कौन था? बीजांड। इस बीजांड को थोड़ा सा मैंने बड़ा करके दिखाया तो मुझे ऐसा दिखा ऐसा, ये बीजांड ऐसा दिख रहा है। और इस बीजांड के अंदर मैंने देखा कि दो अध्यावरण है, बाहर वाला अध्यावरण और अंदर वाला अध्यावरण। इसके अंदर मैंने देखा तो क्या बोला? बीजांडकाय की कोशिकाओं में से आप विकसित होकर के क्या बन जाता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका दो गुणित होती है, 2n लिखा मैंने, 2n माने दो गुणित। अब इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सी कोशिका में? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इससे क्या बन रहा है? गुरु बीजाणु बन रहे हैं। तो कितने गुरु बीजाणु बन रहे थे? चार बन रहे हैं। चार कितने बन रहे हैं बताओ? चार क्या बन रहे हैं? गुरु बीजाणु बन रहे हैं। चार गुरु बीजाणु बन रहे हैं, चार, ठीक है। अब ये चार गुरु बीजाणु है ना, इनमें से बेटा तीन हो जाते हैं नष्ट, है ना। तीन क्या हो जाते हैं? नष्ट। अब क्रियाशील कितना बचता है? एक। तीन नष्ट इसलिए हो गए ताकि एक को पोषण दे सके, अदरवाइज तीनों ही चारों ही जीवित रहते ना, चारों ही जीवित रहते तो कोई किसी को पोषण की कमी हो जाती और कोई भी जीवित नहीं रह पाता। तो यहाँ पे कितने नष्ट हो गए? यहाँ पे तीन नष्ट हो गए। इधर सुनो, इधर यहाँ पे तीन नष्ट हो गए और बचा कितना? एक। तो आपने देखा फाइनली कितने गुरु बीजाणु बने? चार। चार में से कितने नष्ट हो गए? क्रियाशील एक बचा।
है ना। और इसको कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। क्या कहते हैं? तो गुरु बीजाणु जनन की परिभाषा क्या बनेगी? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो कितने गुरु बीजाणु थे? 4 में से बचा कितना? 1। अब जो बच गया ना 1, ये यहाँ थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ क्रियाशील गुरु बीजाणु। क्रियाशील, ये क्रियाशील गुरु बीजाणु है। कौन सा है बताओ? एक क्रियाशील गुरु बीजाणु है। कौन सा बताओ? क्रियाशील गुरु बीजाणु कह रहे हैं। अब जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है ना, ये कह रहे है कितना? 1। अब ये क्रियाशील गुरु बीजाणु में क्या होता है? इसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री, ये 4 बने थे, 4 में से 3 तो क्या हो गए? नष्ट। तो 1 ही बचा ना, तो इसमें क्या हो रहा है बताओ? समसूत्री विभाजन। और वास्तव में आगे बताऊंगा, ये बीजाणु द्वारा श्रेय परिस्थिति होता है। ये 3 तो नष्ट हो गए, 1 बचा। 4 में से कितने बचे? 1। इसको क्या कह रहे हैं? क्रियाशील गुरु बीजाणु। अब इस क्रियाशील गुरु बीजाणु में क्या हुआ? इसमें समसूत्री विभाजन हुआ। समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन से क्या हुआ? समसूत्री विभाजन से इसमें 2 केंद्रक बने। ऐसे कितने केंद्रक बन गए? अभी इसमें केंद्रक विभाजन होते जा रहे हैं, तो 2 केंद्रक। फिर इसमें एक और समसूत्री विभाजन हो गया। ये समसूत्री विभाजन पहला हुआ, फिर ये समसूत्री विभाजन कौन सा हुआ? दूसरा हुआ। तो अब आपने देखा समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है? समान। जैसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जे कोशिका है, इससे 2 कोशिका बनी, इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या है? समान। इनको कह रहे हैं पुत्री कोशिका, है ना। और ये है पैतृक कोशिका। तो पैतृक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिका के बराबर रहती है। पैतृक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, या ऐसे कह सकते हैं पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका के बराबर हो, तब इसको कहते हैं समसूत्री विभाजन। संख्या कैसे रहती है? समान। और समसूत्री विभाजन में 1 से 2 कोशिका बनती है। तो पहले आपने देखा 1 केंद्रक था इसमें, इससे कितने केंद्रक बने? 2। फिर इसमें एक विभाजन हो गया, तो इसमें अब बन गए 4 केंद्रक। कितने केंद्रक? 2 इधर बन गए, 2 इधर बन गए। कितने केंद्रक बन गए बताओ? 4 केंद्रक बन चुके हैं। फिर इसमें एक और समसूत्री विभाजन हो गया, एक और समसूत्री विभाजन हो गया। तो समसूत्री विभाजन कितने हो गए? 3 हो गए। और अब आपने देखा कि इसमें 4 केंद्रक ऊपर बन गए और 4 केंद्रक नीचे बन गए। तो कितने केंद्रक बन गए टोटल? 8। क्लियर? हाँ, दिखाइए आ रहा है इसमें। तो पहले आपने देखा कितने केंद्रक बन गए सर? 8 बन गए, 8। क्लियर? तो इसमें आपने देखा कि ये 8 केंद्रक बन चुके हैं, है ना। हाँ, ये 8 केंद्रक बन गए। तो सुनो, देखो बता क्या रहा था मैं आपको। ये अध्यवरण थे, अध्यवरण के अंदर क्या था? बीजांड है। आगे चल करके किसमें बदल गया? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इसमें से कोशिका बड़ी हो जाती है और वो किसमें बदल जाती है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। एक ही बनती है। अब जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है ना, इसमें क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन, और इससे क्या बने? 4 गुरु बीजाणु। और इस गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन। परिभाषा कैसे बनेगी? गुरु बीजाणु जनन क्या है? देखो यहाँ सुनो, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, कौन से विभाजन द्वारा? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। कितने बने? कितने नष्ट हो गए? 1 बचा क्रियाशील। एक क्रियाशील बचा, एक क्रियाशील गुरु बीजाणु। इसमें कौन सा विभाजन हो रहा है? समसूत्री। कितने केंद्रक? अभी केंद्रक बन रहे हैं, अभी कोशिका नहीं बनी। फिर एक और समसूत्री विभाजन, फिर एक और समसूत्री विभाजन, 8। तो फाइनली कितने केंद्रक बन गए? 8। अब इसमें से क्या होता है? इसमें से जो 8 केंद्रक थे ना, इनमें से एक केंद्रक आ जाता है बीच में। एक ही केंद्रक कहाँ आ गया? बीच में। और ऊपर कितने केंद्रक बचे? ऊपर 3 बचेंगे। 3, 4 थे ना, 4 में से एक आ गया। तो अब 4 ही नीचे थे, तो अब जब एक बीच में पहुंच गए तो नीचे भी कितने बचे? 3। तो आपने देखा ये बन गए। अब इनमें से 8 केंद्रक है। कितने केंद्रक हैं? अब इनमें से 8 में से 6 केंद्रकों के चारों साइड बन जाती है झिल्ली। पहले तो ये केंद्रक थे, मुक्त केंद्र की विभाजन कहते थे इसको। अब 8 में से 6 के पास क्या बन जाती है? झिल्ली। तो 3 में से ऊपर 3 केंद्रक बचे। अब ये ऐसी झिल्ली बन गई, ऐसी परत बन गई।
ऐसी परत बन गई। अब इनको कोशिका कहने लगे, पहले इनको कोशिका नहीं कहते, अब इनका नाम पड़ गया कोशिका, है ना। और ये नीचे तना है, इनके पास भी झिल्ली बन गई 3। तो 8 में से कितने केंद्रक झिल्ली से ग्रे होते हैं? 6। 8 में से 6 केंद्रक किससे ग्रे बताओ? झिल्ली से ग्रे हुए। और जो बीच वाले किसी से नहीं गिरे, ये एक बड़ी कोशिका बन जाती है, क्योंकि ये गिर गए। इसमें मैंने एक कमरा है, इसमें एक दीवार बनाई, इससे कितने रूम बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे, है ना। तो 6 गिरे हैं ना, तो बीच वाला तो ऑटोमेटिक कवर्ड हो गए वो। तो बताओ, कुछ कह रहे हो आप? इस झिल्ली का नाम क्या है? पादप झिल्ली। हाँ, ये प्लांट पादप झिल्ली कह रहे हैं इसको। अब आपने क्या देखा? 8 में से कितने गिर गए बताओ? 6 कवर्ड हो गए। अब आपने ये देखा सर, है ना, ये जो संरचना बनी है ना, इसको अपन मादा एगोदूत कहते हैं। और जो ऊपर जो कोशिका है, इनको कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। क्या कह रहे हैं? इनको प्रतिमुखी कोशिका कह रहे हैं। इनको प्रतिमुखी कोशिका कह रहे हैं। और जो बीच वाली कोशिका है ना, इसका नाम है अंड कोशिका। इसका नाम क्या है? अंड कोशिका, एग सेल। और इसमें 2 जो केंद्रक रखे ना, इनका नाम है ध्रुवीय केंद्रक। क्या नाम है? ध्रुवीय केंद्रक। क्यों कह रहे हैं ध्रुवीय केंद्रक? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ध्रुवों से आए हैं। कहां से आए? एक ऊपर से आया था, एक नीचे से आया था, ध्रुवीय केंद्रक। और ये जो कोशिका है ना, इसका नाम है अंड कोशिका। इसका नाम क्या है? ये अंड कोशिका है। अंड कोशिका है, मादा युग्मक यही है। जो नरयुग्मक अपन ने देखे थे ना, उन नरयुग्मक यहीं तक आएंगे, मादा युग्मक है ये। और जो 2 कोशिका, इनका नाम क्या है? सहायक कोशिका। सहायक कोशिका है ये। सर आपने अंड कोशिका उसको साफ कर दिया, केंद्र की कोशिका ऊपर वो बीच में अंड कोशिका लग रही है, उसको साफ कर दिया। ओके। हाँ, इसको केंद्र की कोशिका कहते हैं बेटा। इसको कह रहे हैं केंद्र की। कौन सी कोशिका? केंद्र की कोशिका। और इसके अंदर कौन से केंद्रक है? ध्रुवीय केंद्रक। और इसके ये कौन सी कोशिका? वही सहायक कोशिका। और इसमें धागे रूपी धागे जैसी संरचना लगी रहती है इसमें, तंतु समुच्चय, है ना। इन धागों को कह रहे हैं तंतु रूप समुच्चय। सुनो, तो ये तंतु रूप समुच्चय किन कोशिकाओं में लगे हैं? हाँ, तो देखो आपने क्या देखा, फाइनली मैं ये आपको बता देता हूँ। ये जो संरचना आप जो देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं मादा एगोमोद्भिद। मादा एगोमोद्भिद इसका नाम है ना, या इसका नाम है भ्रूण कोश। क्या? भ्रूण कोश। तो ये जो भ्रूण कोश है ना, इसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्र है। तो पहले आपने देखा था जो ऊपर वाली कोशिकाएं, इनको कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। क्लियर? ये कवर कर पा रहा है, देखना कैमरा इसको। प्रतिमुखी कोशिका, इनको क्या कह रहे हैं बताओ? प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। अब इसकी जो मध्य में बड़ी कोशिका है, इसका नाम है केंद्र की कोशिका। कौन सी कोशिका? केंद्र की कोशिका। और ये केंद्र की कोशिका में कौन से केंद्रक हैं? ये ध्रुवीय केंद्रक है भाई। ये ध्रुवीय केंद्रक क्यों कह रहे हैं ध्रुवीय? क्योंकि ऊपर से आए, ध्रुवों से आए। एक ऊपर से आया था, एक नीचे से आया था। तो मैं आपसे पूछूंगा, ध्रुवीय केंद्रक कहाँ होते हैं? केंद्र की कोशिका में। कहां पर? केंद्र की कोशिका में कौन से केंद्रक हैं? और जो बड़ी वाली कोशिका का नाम क्या है? अंड कोशिका। और जो छोटी वाली कोशिका का नाम क्या है? सहायक कोशिका। और इन सहायक कोशिका में धागे जैसे तंतु रूप समुच्चय कह रहे हैं, है ना। आगे इनका कार्य बताऊंगा, समझ में आ गया? अब इसमें ये क्या है? इसका नाम है भ्रूण कोश। क्या? भ्रूण कोश या मादा कैमरा में नहीं आ पा मादा एगोमोद्भिद। अब आ रहा है? क्या तक आ रहा था? क्या रहा? तो इसको क्या कह रहे थे अपन? भ्रूण कोश या मादा एगोमोद्भिद है। इसकी संरचना है भ्रूण कोश या मादा एगोमोद्भिद। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये भ्रूण कोश है। भ्रूण कोश आप लिखो, भ्रूण कोश। इसका एक और नाम है मादा एगोमोद्भिद। तो इस मादा एगोमोद्भिद या भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं, कितने केंद्रक? इसमें 7 कोशिकाएं होगी। 7 कोशिकाएं, 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक। 7 कोशिकाएं बता रहे हैं, 7 कोशिकाएं, है ना। जैसे भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं? चित्र है भ्रूण कोश का, 7 कोशिकाएं, 8 केंद्रक। देखो 7 कोशिकाएं ऐसे हैं, 3 है ये प्रतिमुखी कोशिका और 1 है अंड कोशिका और 2 है सहायक कोशिका। तो 3 और 3 कितनी हो गई? 6। और बीच में एक केंद्र की कोशिका, कितनी कोशिका हुई? 7। अब 3 केंद्रक इसमें, 3 केंद्रक इसमें, 6 केंद्रक। और केंद्र की कोशिका में कितने केंद्रक हैं? 2।
तो 6 7 और 8, तो केंद्रक कितने हो गए 8, कोशिका कितनी है 7। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवृतबीजी पौधों के भ्रूण कोश में कितनी कोशिका कितने केंद्रक 7 कोशिका 8 केंद्रक। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपको मैंने बताया था कि भ्रूण कोश का निर्माण कहां से हुआ। आपकी चित्र आ जाता है कि भ्रूण कोश का चित्र बनाइए या मादा युग्मोद्भिद का चित्र बनाइए, इसी का नाम है भ्रूणकोश को ही मादा युग्मोद्भिद कहते हैं। तो ये अंडकोश का कैसे बन रही है हमको समझ में आ गई। तो आपने ये देखा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो था मादा भाग था, ये अंडाशय है, इसके अंदर बीजांड है, इस बीजांड को बाहर निकाल के देखा तो इसमें 2 अद्यावरण थे, इसके अंदर जो डॉट डॉट भरा है इसको क्या कहते हैं बीजांड का उत्तक भरा था, इसमें से कोशिका बड़ी हो जाती है, इसको क्या कहते हैं गुरुबीजाणु कोशिका। ये 2 गुणित होती है, इसमें क्या हुआ अर्धसूत्री गौयान और अर्धसूत्री से क्या बने 4 गुरुबीजाणु बने थे। और इसको गुरुबीजाणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं गुरुबीजाणु जनन। गुरुबीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री द्वयम द्वारा गुरुबीजाणु बनने की प्रक्रिया को गुरुबीजाणु जनन कहते हैं। कितने बन गए 4 में कितने नष्ट हो गए, कार्यशील या क्रियाशील कितना बचा, एक जो बचा वो क्रियाशील है, एक गुरुबीजाणु है, एक गुरुबीजाणु। अब इसे कार्यशील या क्रियाशील गुरुबीजाणु में समसूत्री द्वयन हुआ, पहला हुआ 2 केंद्रक, दूसरा हुआ 4 केंद्रक, तीसरा हुआ 8 केंद्रक। 8 केंद्रक में से एक केंद्रक कहाँ आ गया, बीच में आ गया, तो ऊपर 3 बचे, नीचे 3 बचे। अब ये जो केंद्रक है इनकी चारों साइड बन गई झिल्ली, तो आपने देखा इनको अब कोशिका कहने लगे, तो एक कोशिका बन गई, इनको प्रतिमुखी कोशिका कह रहे हैं, ये अंडकोश का है और ये दोनों सहायक कोशिका, और बीच वाली कोशिका को केंद्रकी कोशिका कहने लगे। तो ये जो संरचना बनी है ना इसको भ्रूणकोश कह रहे हैं और या मादा युग्मोद्भिद कह रहे हैं। और ये कितने गुरुबीजाणु से बनी है, एक से, तो इसलिए इसको हम कहते हैं एक बीजाणु विकास। क्या कहते हैं इसको, है ना, एक बीजाणु विकास। समझ में आ गई, एक बीजाणु विकास मोनो स्पोरिक, क्लियर। जब एक संपूर्ण भ्रूणकोश का निर्माण या एक संपूर्ण भ्रूणकोश जब एक संपूर्ण भ्रूणकोश का निर्माण एक कार्यशील गुरुबीजाणु से हो तब इसे क्या कहते हैं, एक बीजाणु विकास। क्योंकि ये जो बना है ना ये पूरी संरचना ही कहां से बनी मुझे बताओ, एक से बनी है ना, तो एक क्रियाशील गुरुबीजाणु से संपूर्ण भ्रूणकोश बनने की प्रक्रिया को एक बीजाणु विकास कहते हैं। क्लियर, एक बीजाणु विकास किसे कहते हैं समझ में आ गया क्या आपको। तो एक क्रियाशील गुरुबीजाणु से संपूर्ण भ्रूणकोश निर्माण की प्रक्रिया को एक बीजाणु विकास कहते हैं। दिमाग में सेट हो जाएगा क्या, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है। और इन तीनों को अपन अंडोपकरण कहते हैं, अंडकोश का और दोनों सहायकोश को मिला करके क्या कहते हैं अंडोपकरण, है ना। तो एक जो नोट पॉइंट मैंने आपको लगाया, दूसरा मैं नोट पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, अंडोपकरण। अंडोपकरण में क्या क्या शामिल है, अंडोपकरण में एक अंडकोश का, एक अंडकोशिका प्लस 2 सहायक कोश का, एक अंडकोश का और प्लस 2 सहायक कोश का, तीनों को मिलाकर के क्या कहते हैं अंडोपकरण। इसमें आईयूपी कर लेना, तो एक अंडकोश का और 2 सहायक कोश का मिलाकर तीनों को हम क्या कह रहे हैं अंडोपकरण कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये दोनों नोट पॉइंट है और ये बना लीजिए आप, पहले ये बनाना चाहिए अंडाशय, अंडाशय के अंदर होगा बीजांड, फिर इस बीजांड को मैंने बड़ा करके दिखाया, यहाँ से ये बनाया, फिर इससे ये बना, फिर इससे ये बना और ऐसे बन गया, ऐसे बना। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना। अब अपन समझ गए मादा युग्मोद्भिद कैसे बनता है, ये है किताब में सारी चीजें लिखी है। हाँ पूरा नोट डाउन करना है, यहाँ से ये करना है, पहले ये वाला लिखना, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ये करना है, लास्ट में नोट पॉइंट लिख लेना। तो आपने क्या क्या सीखा, कैसे कैसे ये बना है, ये सारी बातें आपने जो समझी है वो ही आप नोट डाउन कर लो। क्लियर।